एक और लेक्चर 12th वालों के लिए है। चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और ये लेक्चर नंबर 8 है। बहुत शिकायत है आप लोगों की कि लेक्चर नहीं मिल रहा है आपको। लीजिए, लेक्चर मिल जाएगा आपको। एक बात और बता दूं, अभी जो लेक्चर बचे हुए हैं एक्चुअल में मेरे हिसाब से जिस तरह से मैं कवर करा रहा हूं या जितना मैं टॉपिक लेता हूं एक लेक्चर में, उसके हिसाब से इस लेक्चर को हटाकर 7 लेक्चर और आएंगे आपके चैप्टर फिनिश होने के लिए। तो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं क्योंकि हमने लगभग 50% से अबव पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। तो अब इतना टफ नहीं रहेगा आप लोगों के लिए इसको। अब इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज बचती है, वो है आपके पास गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। बस वो एक मेजर पोर्शन है। मेजर पोर्शन का मतलब इंपॉर्टेंट से है भाई, इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो, उसको और कवर करेंगे, बाकी आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ऑलमोस्ट हो ही चुका है क्योंकि जब ये कंप्लीट करा दूंगा मैं तो फिर गॉस थ्योरम बचेगी, उसको कंप्लीट कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जल्दी से, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो, ताकि कर भला तो हो भला। अगर आप अपना भला चाहते हो तो आपको दूसरों का भला करना पड़ेगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर देखते हैं कि हम कवर क्या कराएंगे। एसएल अरोड़ा आपको पता ही है, ये चल रही है। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल पर लगने वाला टॉर्क। दूसरा कि अगर हम उसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तब उसके साथ क्या हो रहा होगा। तो ये दोनों चीजें देखेंगे। जल्दी से फटाफट पहला वाला देख लेते हैं। पहला क्या है? फर्स्ट है टॉर्क ऑन अ डायपोल। अब इस फर्स्ट को भी समझाने से पहले एक चीज समझा देता हूं आपको जो बड़ी काम की है यार, वो अगर पता लगे तो मजा आ जाए। वो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आप इस लेक्चर के बाद पढ़ोगे, लेकिन उसका थोड़ा सा समझा देता हूं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर एक दूसरे के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान है। तो आप इसके नीचे लिख सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एरो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है कि इस तरफ को लग रही है। अब ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे बनेगी? नॉन यूनिफॉर्म, इसको भी समझा देता हूं। जैसे कि मैंने इसमें आपको एक चीज बताई कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इसको आप अगर चाहो तो अपनी शब्दों में प्रूफ भी कर सकते हो। लेट अस सपोज कि ये ए पॉइंट है, लेट अस सपोज कि ये बी पॉइंट है, लेट अस सपोज कि ये सी पॉइंट है। आपने यहाँ पर तीनों पॉइंटों पर एक प्लेन ड्रॉ कर दिया और इस प्लेन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर है ई ए, यहाँ पर है ई बी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई सी है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ये खास बात होती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि नाम में ही छिपा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म का मतलब तो यही हुआ ना कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। अगर बात करें वही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये चमत्कारी पुरुष है, ये चमत्कार करता। कैसे चमत्कार करेगा? कि लेट अस सपोज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कुछ इस तरह से आ रही हैं, कन्वर्जिंग टाइप की है, इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से आ रही हैं। समझ पा रहे होंगे, दिख भी रहा होगा और देख भी रहे हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ, एक प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ और एक प्लेन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये प्लेन है ए, ये प्लेन है बी, ये प्लेन है सी। अगर मैं आपसे यहाँ एक बात पूछूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, तो आप कहोगे दूर दूर। तो जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, जब ये दूर दूर है तो इसका मतलब इनकी इंटेंसिटी कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इसका मतलब। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहोगे कि यार ए से तो पास पास है लेकिन बी से और सी से थोड़ा दूर है, तो इसका मतलब बी वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ए से तो ज़्यादा होगा। जितना पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये बात बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए से ज़्यादा है, सी से कम है। लेकिन अगर आप सी पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज है। जब बहुत क्लोज है तो इसका मतलब ये है आपके पास हाई इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अस सपोज EC है, यहाँ पर EB है और यहाँ पर EA है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो EC होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, ये EB से भी ज़्यादा होगा और EB जो होगा वो EC से ज़्यादा होगा। तो सबसे कम जो होगा वो EC होगा। एरो की डायरेक्शन बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है। तो क्या ये बेसिक बात आपने समझ ली? क्या ये समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो अब आपको टॉर्क निकालने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। देखो कैसे, पहला टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर बोल दिया है कि जो डाइपोल रखा हुआ है वो इस वाले फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो वो आपसे कह रहा है पहले कि ऐसे फील्ड में रखा हुआ है डाइपोल। तो भाई ठीक है, फील्ड बना लो फिर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लेट अस सपोज कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, समान डिस्टेंस पर होती हैं एक दूसरे से। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्शन आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर को है, इस तरफ को है। अब मैंने इसमें क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में जैसे कि आपको बताता हुआ आया हूं, डाइपोल जो होता है प्लस का और माइनस दो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना हुआ होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेकिन एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं। जब मैं डाइपोल को इसके अंदर रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जबकि निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, उस पर फोर्स लगती है उस तरफ को। तो हम देख लेते हैं, लेट अस सपोज कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को आप रेड कलर से दिखा रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वो होगा F इज इक्वल टू Q इंटू E। लेट अस सपोज कि इसका चार्ज कितना है, Q है। अब मैंने यहां पर रखा, इसका दूसरा वाला पार्ट रखोगे मतलब निगेटिव चार्ज। तो लेट अस सपोज कि यहां पर रखा हुआ है निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड V फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहां पर फोर्स लग रहा होगा ये F इज इक्वल टू, अब ये है माइनस का Q, तो ये हो जाएगा माइनस का Q इंटू E। आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो Q इंटू E का जस्ट अपोजिट है, या फिर आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ सीखी, वो ये चीज़ कि जब इक्वल और अपोजिट चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो भाई उस पर एक फोर्स लगनी शुरू कर देती है, प्लस वाले चार्ज पर भी और माइनस वाले चार्ज पर भी। अब वो फोर्स जो है ना, फोर्स इस तरह से लगती है जैसे मैंने आपको दिखा रखा। तो ये डाइपोल है, ये जो डाइपोल है मैंने आपको बना दिया। लेट अस सपोज कि AB जो है एक डाइपोल है, AB जो है वो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो प्लस Q वाले चार्ज पर वो फोर्स लगेगी, माइनस Q वाले चार्ज पर ये फोर्स लगेगी, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाली बात आप इतनी लिख दो ताकि मैं आपको और इसके आगे का समझा पाऊँ, क्योंकि आप भाई सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो लिखना पड़ेगा। लेट्स से AB इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि प्लस वाले पर फोर्स किधर को लग रही है, माइनस वाले पर फोर्स किधर को लग रही है। फोर्स ऑन प्लस Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी से बताओ किधर को लग रही होगी। तो आप इसको कहोगे F इज इक्वल टू Q इंटू E अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये नहीं है क्या? बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रही है प्लस Q वाले पर। इसी तरीके से आप बता दोगे फोर्स ऑन माइनस Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से माइनस Q वाले पर फोर्स क्या लग रही होगी, तो आप कहोगे F इज इक्वल टू माइनस का Q इंटू E।
इसका मतलब जो फोर्स लगी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगी है, तो आप कहोगे अपोजिट टू ई के जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है। क्या मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से ये बात? नहीं भाई, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट कह रहा है। अब मैं देखना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स कितना लगा रहा है, तो मैं ये वाली बात भी देखूंगा भाई, नेट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू नेट फोर्स किस पर? ऑन डाइपोल। डाइपोल पर नेट फोर्स कितनी लग रही होगी जल्दी से बताओ? तो आप कहोगे कि ठीक है भाई, एफ नेट की बात चल रही है, तो आप जो है दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड जोड़ोगे। अब एक फोर्स लग रही है इधर को और उतनी ही फोर्स लग रही है इधर को, आप ऐसा कहो तो आप इसको पहले वेक्टर फॉर्म में दिखा, तो आप कह दोगे कि भाई एफ प्लस क्यू पर भी फोर्स लग रही है प्लस एफ माइनस क्यू पर भी फोर्स लग रही है। एफ नेट जो होगा इन दोनों फोर्स का सम होगा। अब जब इनको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे तो भाई इनके मैग्नीट्यूड आपको अच्छे से पता है कि इसका जो है वो उधर को है प्लस का क्यू ई, लेकिन इसका जो है माइनस का क्यू ई है, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स निकल कर आ जाएगी वो जीरो आ जाएगी, 0 न्यूटन। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार बनाना चाहो इतने स्टार बना दो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे ये एक नंबर में पूछता है, आपसे ये एक नंबर में पूछता है कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डायपोल को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है? 0। आपसे आपके वाइवे में पूछ लेता है एग्जामिनर आगे, प्रैक्टिकल जब चल रहे होते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा, बता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स कितना लग रहा होगा डायपोल पर, तो आपको जवाब दे देना 0। क्यों जवाब दे देना है? क्योंकि आपने यहां से पढ़ रखा 0। तो कोई दिक्कत है क्या? टफ लग रही है चीजें? भाई बिल्कुल टफ नहीं लगेंगे अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहोगे तो। अब ऐसा क्यों कि भाई इसमें 0, वो आपने देख लिया। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 नहीं आती, मसला ये है, इसलिए यहां पूछा जाता है कि अच्छा वहां 0 नहीं आती लेकिन यहां 0 आ जाती है। तो आपने देख लिया कि एफ नेट कितना हो गया 0। अगर ये यहां नहीं पूछा गया तो नीट के अंदर पूछ लेगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तब आपको पढ़ना फिर भी पड़ेगा आपको। तो अभी आप देख लो ना, एक बार अपना बेस भी अच्छा कर लो, एडवांस के लिए अपना बेस बना लो। अब मसला क्या आता है? मसला यह आता है कि आपने नेट फोर्स देख ली, अब बात ये आती है जब इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, देखो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, अगर मेरे पास ये है और इस पर एक फोर्स इधर को लगे और एक फोर्स इधर को लगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे तो उसका नेचर क्या होगा? देखो नेचर क्या होगा? रोटेट करने का। नेचर क्या होगा? रोटेट करने का। जो रेड वाली लाइन है इसको देखो, जब प्लस वाला चार्ज पर फोर्स इधर को लग रहा होगा, माइनस वाले चार्ज पर पीछे को लग रहा होगा, तो ये सिस्टम रोटेट करने की कोशिश कर रहा होगा। ये सिस्टम कैसा करने की कोशिश कर रहा होगा? रोटेट करने की। देखो जैसे कि ये है, इस पर लग रहा है फोर्स ऊपर की तरफ को, मतलब इस तरफ को, और नीचे वाले पे लग रहा है पीछे की तरफ को। देखो रोटेशनल इफेक्ट है या नहीं है? जैसे कि आपके पास टोंटी होती है, टोंटी पानी वाली टोंटी, जब आप घुमाते हो उसको ऐसे पकड़ के तो आप इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हो जिसकी वजह से वो घूमता है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, आप इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हो, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हो तो उसका जो इफेक्ट होता है वो रोटेशनल होता है। तो रोटेशन का मतलब ये हो गया टॉर्क। तो ऐसे ही क्या होगा, इस पर एक टॉर्क लगना शुरू कर देगा ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं इस डायपोल पर। इसकी वजह से एक कपल ऑफ फोर्स आ जाएगा और वो कपल ऑफ फोर्स इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा। अब देखो वो टॉर्क कैसे निकालते हो? तो टॉर्क के लिए एक कंडीशन होती है कि आप दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। ये जरूरी होता है। कपल ऑफ फोर्स होता है कि कोई एक फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दिया, और जब लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर चुका हूं तो मैं इसे परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ को, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर का काम करेगा। अब मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए क्योंकि दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पर परपेंडिकुलर तो यही बना, तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं लेट्स से कि जो डायपोल मोमेंट है, अब देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को होती है। डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 3 डिग्री के एंगल पर है। क्या कहा मैंने? जो डायपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री के एंगल पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपने सही कहा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कह सकते हैं। अब आपको पता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? ये होती है 2a। मैं इसको एक अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आप लोग हर चीज को बिल्कुल क्लियरली देखो कि क्या चीज क्या है।
तो ये 2a जो हो गई यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई। अब आपने एक चीज पढ़ रखी है, कंपोनेंट ब्रेक करना। आपको पता है कि ये जो है 2a है, थीटा एंगल पर लगा हुआ है, ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो होता है कोस आता है, वर्टिकल कंपोनेंट में साइन आता, मैंने आपको सिखाया था। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे तो 2a का जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे, मतलब ये वैल्यू निकालोगे, तो ये आ जाएगी 2a कोस थीटा। और जब 2a का वर्टिकल कंपोनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, 2a क्या है? दूरी है, डिस्टेंस है, और 2a साइन थीटा ये भी डिस्टेंस है, 2a कोस थीटा ये भी डिस्टेंस है। अब आपको कौन सी डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो बताओ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई दोनों फोर्सेस के बीच की, या 2a साइन थीटा हुआ? तो 2a साइन थीटा हुआ, तो हम 2a साइन थीटा को लेंगे। तो लेट अस सपोज कि अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुका ABC, ठीक है। तो जो आपने काम किया है इसको आप थोड़ा सा आगे बोल दो, क्या बोल दो? लेट्स से डाइपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देन perpendicular distance between F plus Q and F minus Q will be क्या होगी बताओ जल्दी से? 2a साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में, बस कुछ नहीं। देन कपल ऑफ फोर्स जिसको आप क्या करो? टॉर्क, TORQUE, ये टॉर्क। ये क्या होगा? एनी फोर्स, कोई सही फोर्स ले लो उन दोनों में से, और दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस। तो आप कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। मुझे कोई एक फोर्स चाहिए और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ठीक है, मेरे पास है, इसको टॉर्क है तो ये टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा। अब कोई एक फोर्स मतलब Q इंटू E, दोनों फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। तो क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आई है किसी को? मुझे तो नहीं लगता कि आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। इसको आगे देखते हैं। टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू, अब इसको कह दो Q और 2a, सिंस जो P होता है वो होता है Q इंटू 2a, तो जहां Q और 2a मिल जाए उसकी जगह क्या लिख दोगे? P। E ऐसे ही रहेगा और साइन थीटा ये ऐसे ही रहेगा। आपको पता है टाउ इज इक्वल टू P साइन थीटा निकल कर आ चुका, मतलब P मतलब अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी, E ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी, साथ में आ चुका साइन थीटा। तो ये एक तरह से है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो ये हो जाएगा P क्रॉस E, ठीक है भाई। अब इसकी डायरेक्शन का जिक्र कर लेते हैं। देखो इसको ओपन करोगे तो P साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन का जिक्र कर लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही है? इस तरफ को लग रही है। डायपोल मोमेंट आपको पता है इस तरफ को लग रहा है P। अब मसला आता है कि P क्रॉस E, तो आप राइट हैंड लें, डायरेक्शन का पता लगाने के कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर को होगी, तो राइट हैंड लें, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं इसको। अब इसमें जो थंब है उसको इस पॉइंट पर रख दो। अब जिसके साथ क्रॉस करना हो आप वहां से वहां को घुमाओ। मुझे P का E के साथ करना, तो P क्रॉस E, तो P क्रॉस E, तो जो थंब होगा वो डायरेक्शन को बताएगा टॉर्क की। तो जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ को आएगी। तो अंदर वाली डायरेक्शन को आप क्या दिखाओगे? ऐसे इनवर्ड, ये है इनवर्ड। प्लेन ऑफ पेपर में ये इनवर्ड को है, और ये जो है परपेंडिकुलर होती है P से भी और E से भी, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये खड़ी हुई होती है। लेट अस सपोज कि एक फोर्स ये लग रही है, एक फोर्स ये लग रही है। अगर दो फोर्सेस का आप देखना चाह रहे हो कि भाई इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, अगर इधर से इधर को जा रहे हो तो आप ऐसे देखोगे,
तो ये थंब जो है ये इसके रिजल्टेंट को बताएगा कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर को होगी। रिजल्टेंट की डायरेक्शन का मतलब मेरा ये है, सॉरी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन का मतलब ये है कि इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करो उसकी डायरेक्शन, तो वो इधर को होगी ऊपर को। तो जब कभी भी आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो भाई आपको थंब रखना है वहां जिसके अलोंग आपको दोनों को क्रॉस करना। तो अब आपको करना पी का ई के साथ, तो पी क्रॉस ई, पी से ई की तरफ को लेके जाओ, तो थंब जो है वो बताएगा अंदर की तरफ को आ रहा है टॉर्क। अगर मैं कहता ई क्रॉस पी तो मैं ऐसा करता, फिर ई से पी की तरफ को जाता, तो ये बताता कि भाई अब जो है वो ऊपर की तरफ को आ गया डायरेक्शन। फिलहाल अभी जो है पी क्रॉस ई मतलब अंदर की तरफ को है, तो मैं ये कहूंगा द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be calculated by right hand palm rule। अब ये 11th में पढ़ाया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो अब इसको और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। तो ये पता चल चुका है कि कहाँ को आ चुकी है, इनवर्ड को आ चुकी है। अब एक बात मुझे बताइएगा, अब नोट लिख देता हूँ कुछ, ये तो डेरिवेशन खत्म हो चुका, इसमें कुछ नोट लिख देता हूँ। लेट अस सपोज कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई टॉर्क कब मैक्सिमम लग रही होगी। तो एक बात बताएं, ये हमारा फोर्स लग के टॉर्क बन गया। अब ये टॉर्क करना क्या चाह रहा है, टॉर्क करना चाह रहा है कि इसको ऐसा घुमा दे, जो Q वाला चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहे और माइनस वाला चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में रहे, मतलब इस तरफ को रहे। तो जब इस तरफ को रहेगा तो इसका मतलब ये लीनियर आने की कोशिश कर रहा, तो लीनियर तभी आया जब ये इस तरह से खड़ा था। अगर इस तरह से खड़ा नहीं होता तो ये लीनियर होता। तो इसका मतलब ये ऐसा खड़ा था और इस पर कपल ऑफ फोर्स लगा, ये ऐसा हो गया। देखो ये ऐसे तो होने की कोशिश कर रहा है, देखो मेरे बिल्कुल हाथ जो है बिल्कुल काम कर रहा है टॉर्क की तरह। देखो ये इस पर टॉर्क लगा, ये ऐसा हो गया। ये जो आर्म है ये ऐसे मान लो कि आपके पास डायपोल है, एक फोर्स ही लग रही है, एक फोर्स ही लग रही है, तो देखो हो गया एक सार, जबरदस्त जबरदस्त। तो मेरे हाथ का जो इफेक्ट वो घूमने का, देखो कैसे घूम रहा है ये क्लॉकवाइज। तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज घूमा या नहीं घूमा, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब टॉर्क जो है इसको वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और माइनस वाले को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखने की कोशिश कर रहा है। मतलब टॉर्क अपने आप को भी जीरो करने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं ना लगूं। तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो फिर टॉर्क नहीं लगेगा। तो टॉर्क लगी ही इस वजह से रहा क्योंकि ये ऐसा है। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर टॉर्क नहीं लगेगा, बस इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगे रहेंगे, टॉर्क नहीं लगेगा, घूमने का इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भाई टॉर्क फिर कब मैक्सिमम होगा, तो जब ये ऐसा खड़ा हुआ होगा, ऐसा खड़ा हुआ होगा तो इस पर देखो टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, ऐसे टॉर्क इस पर मैक्सिमम लगेगा, ऐसे देख रहे हो। तो इसका मतलब जब खड़ा हुआ होगा टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, जब ऐसा हो चुका होगा टॉर्क मिनिमम लगेगा। तो इस चीज को इसमें कैसे दिखाएंगे, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नॉट टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम होगा व्हेन, कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा की वैल्यू, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, पी और ई को भूल जाओ, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा। तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा विल बी मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, वो होती है 1। और ये होती कब है, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो। तो इसका मतलब जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टाउ क्या होगा, अपने आप में मैक्स होगा, जिसकी वैल्यू होगी पी साइन 0 और साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम टॉर्क है आपके पास वो कितना है, पीई। तो ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये भी पूछ लेता आपसे, ठीक है भाई। मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पूछ लेता, मैक्सिमम टॉर्क समझ में आ गया। अब आता है मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क ये कैसे निकालते हो आप, मिनिमम टॉर्क। तो मिनिमम टॉर्क का मतलब ये है कि साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। ये कब होती है, जब थीटा खुद 0 होता है। तो आपके पास टॉर्क क्या होता है, टॉर्क मिनिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा कितना 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। जैसे 0 रखूँगा पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो टॉर्क मिनिमम कितना हो गया आपके पास, 0, ठीक है। अच्छा यहाँ टॉर्क का यूनिट कैसे निकालोगे आप, जरा बताओ, टॉर्क का यूनिट कैसे निकालोगे। टॉर्क का यूनिट क्या होगा, टॉर्क का यूनिट क्या होता है, एक्चुअल में आप इसको न्यूटन मीटर कहते हो।
न्यूटन मीटर कहते हो। आप कहोगे यार सर आप कैसे कह रहे हो उसको न्यूटन मीटर, बता देता हूँ कैसे कह रहा हूँ। जब आप टॉर्क निकालते हो तो आप लगाते हो एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हो गया मीटर और एनी फोर्स को हो गया न्यूटन, तो बना न्यूटन मीटर। तो ये वाली बात भी आप याद रख लेना। आपने देख लिया है कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें जब हमने डायपोल रखा उस पर क्या क्या हुआ, क्या क्या अत्याचार हुआ। अब देख लेते हैं जब हम डायपोल को रख रहे हैं इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डायपोल is placed in non-uniform electric field। बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें मज़ा आएगा आपको। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये दो तरह का हो सकता, पहला और दूसरा। देखो किस तरह से, पहला इस तरह से हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के साथ देखो बढ़ रहा है। तो पहला तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीजिंग है। दूसरा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग है। देखो डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग। क्या नहीं लिखी मैंने, बिल्कुल लिख दी। एरो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है इधर को जाने पर, जब इधर से इधर को जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड घटता और बढ़ता कैसा है, वो आपने समझ लिया, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की अब एक्स्ट्रा से ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। अब इन दोनों ही मैं अब रख रहा हूँ यहाँ पर डायपोल, तो डायपोल रख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर डायपोल रखा, तो ये मेरे पास प्लस वाला चार्ज है, मैं इसमें भी जल्दी से प्लस वाला चार्ज बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लस वाला चार्ज बना दिया, ऐसे ही अब माइनस वाला चार्ज बनाता हूँ दोनों में ही। तो ये मेरे पास माइनस वाला चार्ज है, इसमें भी माइनस वाला चार्ज बना देता हूँ। जैसा पहला वाला कर रखा था ना, बिल्कुल वैसे ही करना चाह रहे हैं। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैं वाइट कलर से बना दूंगा, जैसे मैंने वहाँ बनाया था वाइट कलर से। ठीक है भाई, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ देखो काम की बात ये है कि मैं जहाँ पर प्लस वाला चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैंने कहा कि यहाँ पर ठीक है ये आपके पास डायपोल है, इसको आप ए बी कह दो। तो इसका मतलब ये ई बी जो है यहाँ बात कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं ए वाले पॉइंट से पास होता हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहा हूँ कि इस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसको बोलते हो आप ई ए। जरा आप मुझे बताएं कि ई बी ज़्यादा होगा या ई ए ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम साफ बता रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि ई बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास में है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम की ई बी की वैल्यू जो है वो ई ए से ज़्यादा है। ई ए पर देखो दूर दूर है, ई बी पर पास पास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी पर लगने वाला फोर्स ये ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा फोर्स भी लगेगी। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि ए से तो ज़्यादा ही होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर लगने वाला फोर्स ये जो होगा वो होगा Q इंटू, अब यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बी, और वो इस तरफ को है, और यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा Q। अब माइनस का चार्ज है ये, तो माइनस चार्ज भी दिखा दो, ये प्लस का चार्ज है, तो माइनस है Q इंटू ई ए। माइनस तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ये इस तरफ को फोर्स लग रही है Q इंटू ई, और ये इस तरफ को फोर्स लग रही है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखो कि ई ए की वैल्यू क्या है, कम है, चार्ज वही है, ई ए की वैल्यू कम है। तो ई ए की वैल्यू कम होने की वजह से जो ए पॉइंट पर निगेटिव चार्ज रखा है इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा, फोर्स कम होगा। तो ये वाला फोर्स है कम, ये वाला फोर्स है ज़्यादा। तो ज़्यादा वाला फोर्स इधर को है, कम वाला फोर्स इधर को है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा वाला फोर्स इधर को, कम वाला फोर्स इधर को, तो नेट फोर्स जो आ जाएगा वो इधर को आ जाएगा। जब ज़्यादा में से कम को माइनस करोगे, ज़्यादा में से जैसे ही कम को माइनस करोगे तो नेट फोर्स इधर को ही आ जाएगा। तो इससे ये पता चला कि एक्चुअल में जब आप इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में
जब आप किसी डायपोल को रख देते हो तो नेट फोर्स जो आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आता। क्या मेरी बात सही है? बिल्कुल सही है। तो इसको मैं आगे लिख देता हूं, कंटिन्यू करता हूं बिल्कुल सेपरेशन के साथ। तो मैं ये कहूंगा नेट फोर्स ऑन डायपोल, डायपोल पर नेट फोर्स देखेंगे, फिर उसके बाद मैं टॉर्क। गाइस कैमरा रुक गया था। तो नेट फोर्स की बात कर रहे थे हम। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन डायपोल ये हो जाएगा QB माइनस QA। QB आपको अच्छे से पता है कि बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स। तो जब बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करते हैं तो बड़े वाले की ही डायरेक्शन में क्या आता? नेट निकल कर आ जाता। तो नेट फोर्स ऑन डायपोल जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। अब ये इसकी डायरेक्शन किधर को है? द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज अलोंग, देखो डायग्राम में दिखा रखा था, इज अलोंग इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नेट फोर्स निकल कर आया था। ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नेट फोर्स निकल कर आया था। तो आपने नेट फोर्स तक की यहां बात कर ली। तो नेट फोर्स जीरो नहीं आया। जब आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था तो वहां नेट फोर्स जीरो था, लेकिन यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है। ये फर्क है। पहला फर्क तो ये है कि यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है डायपोल पे। तो इसका मतलब ये है कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा डायपोल, तो इसमें नेट फोर्स की वजह से, नेट फोर्स जीरो ना होने की वजह से ये किसी एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। अब मूवमेंट किधर को आया? आपने देखा था कि भाई जो नेट फोर्स आया वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को आया, तो डायपोल हमारा इधर को चलना शुरू कर देगा, इधर को चलना शुरू कर देगा। ड्यू टू नॉन जीरो नेट फोर्स की वजह से इधर को आना शुरू कर देगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि नेट फोर्स इधर को लग रहा है ना, तो डायपोल इधर को चलना शुरू कर देगा। ये वाली बात आपने समझ ली। अब यहां तक बात आपने जब इसकी बोल दी तो भाई इसकी भी तो बोलो। अब देखो इसकी बोलेंगे, हम कहेंगे प्लस वाले पर जो चार्ज फोर्स लगेगा वो इस तरफ को लगेगा, जिसको आप कहोगे Q इंटू ई। लेट अस सपोज कि मैं यहाँ भी प्लेन ड्रॉ कर देता हूँ। एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। प्लेन से बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। ये मैंने मान लिया पहले वाले की तरह कि ये EA है, ये A वाला प्लेन है, और ये B प्लेन है, तो ये हो जाएगा EB। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड EB है, और आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जो EA की वैल्यू है वो ज़्यादा है। देखो A वाले प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यहाँ पर EB की वैल्यू कम है। तो इस वाले के अंदर EA ये ज़्यादा है EB से, EA ये ज़्यादा है EB से। ये तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि भाई इस B वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर को लग रहा है Q इंटू EB, और A वाले पे जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है Q माइनस का Q, क्योंकि चार्ज निगेटिव है ये, और ये प्लस का होता, तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर? E है। अब यार देखो दो इक्वल, हाँ अब यहाँ पर इक्वल मेरे मुंह से निकल गया, तो ये अच्छा निकला। क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं? नहीं भाई, दोनों फोर्स इक्वल नहीं है। ये QB जो है ये कम है फोर्स, QA जो है ये ज्यादा है फोर्स। अब इस बार जो है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पर फोर्स भी ज्यादा, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, तो यहां पर लगने वाला नेट फोर्स भी ज्यादा होगा। जब नेट फोर्स भी ज्यादा होगा या फिर फोर्स इस पर लगने वाला ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करोगे तो रिजल्टेंट किधर को आएगा? इस तरफ को आएगा, इस तरफ को आएगा। रिजल्टेंट किधर को आएगा? इस तरफ को आएगा। तो इस वाली बात को आप बताओ क्या? यहां से निकालोगे नेट फोर्स ऑन डायपोल, डायपोल पर नेट फोर्स जो होगा। अब मैं नेट फोर्स की डायरेक्शन देखो, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करो, तो इनके मैग्नीट्यूड को माइनस कर दो, QA माइनस QEB। तो आपको पता है QA यहाँ पर EA जो है वो ज़्यादा है किससे है? EB से। तो नेट फोर्स क्या आ चुका है? नेट फोर्स आ चुका है QE की डायरेक्शन में। तो आप यहाँ को ये वाली बात लिख दोगे, द नेट फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन, is along the direction of, the net force is along the direction of opposite
अपोजिट, या फिर आप ये कहें अपोजिट मत बोलें, आप भी देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था। इधर को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, तो आप कहोगे कि यार इधर को आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो बढ़ रहा है, लेकिन जब इधर को जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूंगा इधर को बात करूंगा कि नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर को आई, तो आप कहोगे यार नेट फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ को आई है, तो इस तरफ का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप कहोगे यहाँ भी तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, लेकिन यहाँ पर कुछ सिनेरियो अलग था, यहाँ पर सिनेरियो लगता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नेट फोर्स निकल कर आया वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है। अगर मैं ये कहूँ कि भाई इस तरफ को देख लो, तो इस तरफ को कैसे देखोगे, इस तरफ को नेट फोर्स आया ही नहीं है, नेट फोर्स इस तरफ को आया। तो आप कहोगे, या तो आप ये बोल दो कि नेट फोर्स जो आया है वो क्यू ए की डायरेक्शन में आया, या फिर ये कह दो कि अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को डिक्रीजिंग है, इधर को इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को। अकॉर्डिंग टू बुक, अगर बुक के हिसाब से देखोगे तो बुक में हो सकता है थोड़ी सी लैंग्वेज अपोजिट दे रखी हो। एक बार देख लेता हूं मैं बुक के अंदर क्या दे रखा भाई, दो कंडीशन दे रखी है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ, दोनों तरफ डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई बुक के अंदर तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, अरे बुक के अंदर तो सिर्फ इतना किया है, बुक के अंदर तो और भी हल्के तरीके से किया। बुक के अंदर तो सिर्फ इतना किया है कि आपने डायपोल पहले ऐसे रखा, प्लस एक ही फील्ड बना दिया, जैसे कि ये फील्ड बना हुआ एक ही फील्ड के अंदर, एक बार ऐसे रख दिया, फिर एक बार घुमा करके उल्टा रख दिया, तो वो और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसको देखें तो हमारे पास जो नेट फील्ड निकल कर आया वो किधर को आया है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, वो नेट फोर्स जो आया वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब हम एक अलग लेवल से कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगर यहां पर मैं इसमें आगे देखूं क्या लिखना, द नेट फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ माइनस का क्यू इंटू ई, ये वाली बात आपने देख ली। और डीप में चलना है हम, इसका मतलब ये हुआ और डीप में चलना है, वो बच्चों वाला खेल था, ठीक है भाई। ये वाली बात हो गई। जब ये वाली बात हो गई तो भाई अब बात क्या बची, बात बची नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स इस पे भी जीरो नहीं आया, इधर वाले केस में भी जीरो नहीं आया, इस पर भी कुछ ना कुछ फोर्स आया। अब वो फोर्स इस तरफ को था, इसमें जो था फोर्स वो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को था, तो इस तरफ को भी हमारा इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को, इसमें भी नेट फोर्स निकल कर आ गया। तो बात अब क्या है, डिफरेंट दोनों में क्या हुआ भाई, डिफरेंट ये हुआ कि पहले प्लस वाले चार्ज पर वहां ज्यादा फोर्स लग रहा था, यहाँ पर कम फोर्स लग रहा था। हमने प्लस चार्जों को पहले ऐसे फील्ड में रखा, ऐसी जगह पर रखा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी, एक बार ऐसी जगह रखा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, तो ये वाली बात निकल कर आ गई। अब इसके बाद हमसे पूछता है टॉर्क। जरा मुझे एक बात बताओ, टॉर्क कब निकाली जाती है? टॉर्क के लिए ये कंडीशन है, ये शर्त है कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगनी चाहिए। लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि फोर्स अनबैलेंस है, अनबैलेंस का मतलब क्या है कि एक फोर्स ज्यादा है एक फोर्स कम है, तो एक फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा वाली फोर्स जो है वो ज्यादा लगाएगी, कम वाली फोर्स कम लगाएगी, लेकिन घुमाने का इफेक्ट फिर भी होगा इसका, है ना। यहां पर आप ये कहोगे कि टॉर्क लगेगा, बिल्कुल टॉर्क लगेगा, भले ही एक फोर्स ज्यादा है एक फोर्स कम है तो टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा। यहां पर आप कपल ऑफ फोर्स मत कहो, कपल ऑफ फोर्स मत करो, एक तरह से ये भी कह सकते हो कि मोमेंट आ जाएगा इसके अंदर, घूमने की टेंडेंसी। घूमने की टेंडेंसी वो इस वजह से आई है क्योंकि एक फोर्स ये लग रहा है एक फोर्स ये लग रहा है, तो ये इसको रोटेशनल इफेक्ट देगा अलोंग टू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के अलोंग ये है रोटेशनल इफेक्ट देगा। बस इतना होगा कि एक फोर्स तेजी से एक चार्ज पर फोर्स ज्यादा लग रही होगी एक पर कम लग रही होगी, लेकिन घूमने का इफेक्ट फिर भी होगा। एक फोर्स मतलब एक चार्ज जो है वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, एक कम कर रहा होगा, एक ज्यादा कर रहा होगा एक कम कर रहा होगा, लेकिन रोटेशनल इफेक्ट इसका फिर भी बरकरार रहेगा। तो इसका मतलब इन दोनों ही केस में अगर आप ये देखो कि भाई इस पर फोर्स लगी, आप कहोगे यस नेट फोर्स इसके पास जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास नेट फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन जो नेट फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन इधर को है। अब इसके पास टॉर्क भी है, टॉर्क भी ऐसी है क्लॉकवाइज, तो इस पर टॉर्क भी लगेगा और हमारे साथ साथ टॉर्क के साथ साथ नेट फोर्स भी इस पर नॉन जीरो होगा, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास कपल ऑफ फोर्स बना रहे थे, सॉरी कपल ऑफ फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से नहीं लग रहा, लेकिन आप ये कह दो टॉर्क जो बन रहा है वो टॉर्क भी लगेगा इस पर और ये ऑब्जेक्ट आगे को भी मूव करेगा, ये पूरा का पूरा डायपोल आगे को भी मूव करेगा। जैसे मैं घुमा रहा हूँ ऐसे ही घूमता हुआ ही आगे को भी मूव करेगा, तो इस पर टॉर्क भी बना और इस पर नेट फोर्स नॉन जीरो भी बना, तो दोनों चीजें इस पर बन जाती हैं। इसकी बात करोगे तो इस पर देखो पीछे वाला फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो पीछे वाला फोर्स ज्यादा है आगे वाला फोर्स कम है, तो ये इस तरह से घूमेगा
और इस तरह से घूमने के साथ साथ ये पीछे की तरफ को आएगा। इसमें आगे की तरफ को जा रहा था, इसमें पीछे की तरफ को आएगा, पीछे की तरफ को आएगा। ठीक है भाई, तो ये है। तो इसका मतलब इन दोनों ही केस में टॉर्क क्या होगा, दोनों ही केस में टॉर्क जो होगा वो नॉन जीरो होगा। इसमें भी टॉर्क नॉन जीरो होगा और इसके अंदर भी टॉर्क नॉन जीरो होगा, दोनों में टॉर्क लगेंगे। ठीक है, अब टॉर्क मैं आपको बता चुका हूं किस तरफ को लग रहा है, उसके अंदर क्या आ रहा भाई, इस तरफ को आ रहा है। इस वाले की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास इस तरह से ऑब्जेक्ट घूमेगा, इस तरह से हमारे पास डायपोल घूम रहा है और पीछे की तरफ को आ रहा है, घूम भी रहा है और पीछे की तरफ को आ रहा है। ये आजा 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 आजा, घूम भी रहा है, पीछे की तरफ को भी आ रहा है। पीछे की तरफ को क्यों आ रहा है, क्योंकि नेट फोर्स पीछे की तरफ को है। इसमें घूम भी रहा है और आगे को भी जा रहा है। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स आगे की तरफ को घूम क्यों रहा है, क्योंकि भाई फोर्स लग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो घूमने का इफेक्ट तो आपको समझ में आ गया क्यों आया, और पीछे को और आगे को जाने का इफेक्ट आपको पता लग गया नेट फोर्स नॉन जीरो होने की वजह से। तो क्या आपने ये दोनों चीजें क्लियर कर ली? आई होप ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भाई, तो टॉर्क जो है वो नॉन जीरो है, इसमें फोर्स भी जो है वो नॉन जीरो है। यहां भी लिख दो, फोर्स जो है वो नेट फोर्स, वो भी नेट फोर्स नॉन जीरो है दोनों के केस में। तो दोनों केस में टॉर्क भी जीरो नहीं होगा और फोर्स भी जीरो नहीं होगा। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें देखो सेकंड वाला पार्ट जो है, मतलब ये सेकंड वाला जो है, इसमें हमसे सिर्फ इतना पूछता है, इतना आता है आपका कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को रखा जाता तब उसके साथ क्या होता है। तो उसके साथ एफ जीरो के बराबर नहीं आता, मतलब एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। एफ कुछ आता है, कुछ भी आए वो, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आता है, पहली बात। दूसरा, उस पर टॉर्क भी लगता है। टॉर्क का मतलब ये है कि वो घूमने का, उसका रोटेशनल इफेक्ट भी होता है, दोनों चीजें पाई जाती है। लेकिन जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो सिर्फ टॉर्क लग रहा था, उसके पास नेट फोर्स जीरो थी, ये वाली बात आपको याद। अब बुक के अकॉर्डिंग क्या कर रखा, बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना कर रखा, देखो अकॉर्डिंग टू बुक उसमें ये कर रखा कि मैंने पहले, सबसे पहले क्या करा, ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बुक वाला समझा देता हूं जल्दी से, दोनों, ये भी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंक्रीजिंग, जल्दी से देख लो, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के केस में इधर को है। अब मैंने यहां पर रख दिया डायपोल कुछ इस तरह से, तो ये प्लस का क्यू है और ये माइनस का क्यू है। अब जल्दी से बताएं, आप जल्दी से फटाफट बताएं, देखो एकदम कर देंगे। आपको पता है इस पर ज्यादा फोर्स लग रही होगी, इस पर कम फोर्स लग रही होगी, तो नेट फोर्स जो आई वो इधर को आई, तो मैं कह सकता हूं एफ नेट जो होगा वो इधर को होगा। इस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, इस पर कम फोर्स लगेगी, तो एफ नेट क्या होगा, इधर को होगा। इंक्रीजिंग ये है, और जाहिर सी बात है जब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इस पर नेट फोर्स जब इधर को आई है तो टॉर्क भी लग रहा होगा, तो टॉर्क भी लग रहा होगा। टॉर्क कैसे लग रहा होगा आपको पता है, इस तरह से घूम रहा होगा, तो टॉर्क जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, नेट फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट पे जो है, ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है और आगे को भी जा रहा है। ऑब्जेक्ट में है कि आपके पास डायपोल, ठीक है। अब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, लेकिन मैंने बस डायपोल को उल्टा कर दिया, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इस पर लगने वाला फोर्स इधर को होगा, इस पर लगने वाला फोर्स, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी यहाँ अब ये चीज देखो, ये चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है बढ़ता हुआ, तो मुझे एक बात बताओ, इस पर फोर्स किधर को लग रही होगी, पीछे को लग रही होगी, इस पर फोर्स किधर को लग रही होगी, आगे को लग रही होगी। लेकिन इस पर फोर्स ज्यादा लग रही होगी, इस पर फोर्स कम लग रही होगी, तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि एफ नेट जो है वो नॉन जीरो है। लेकिन किधर को है एफ नेट, ये है इधर की तरफ को, क्योंकि ये वाला जो माइनस वाले चार्ज पे लग रही वाली फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस वाले चार्ज। ये मैं नहीं कह रहा, ये क्वेश्चन ये आपके पास जो बुक के अंदर रखा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये तो बुकिश वाला मेथड है। अब इसमें देखो टॉर्क, तो भाई टॉर्क जो होगी इसमें भी नॉन जीरो होगी। आपको पता है भाई टॉर्क नॉन जीरो होगी, क्योंकि अगर इनको हल्का सा भी घुमा दे जाए तो भाई ये घूमना शुरू कर देगा। अब इस पर फोर्स ज्यादा लग रही है, इस पर फोर्स कम लग रही है। अब देखो इस वाले अरेंजमेंट में यहाँ पर फोर्स ज्यादा लग रही होगी, जैसे ही ये पहुंचेगा प्लस क्यू इधर को, तो फिर प्लस क्यू वाले पे ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी। तो कुल मिला के एफ नेट जो है वो जीरो नहीं आएगा और ना ही टॉर्क जीरो आएगा। तो ये बुक के अंदर दे रखा था। यहां पर आपने देख लिया कि एफ नेट किधर को है भाई, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को है, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को। इसमें एफ नेट किधर को है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ को है। तो ये बुक वाला था, और हमने इससे भी और हार्ड लेवल का समझ रखा भाई, हमने भी इससे भी और एडवांस लेवल का समझ रखा।
ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क कैलकुलेट किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। आई होप आपने ये लेक्चर समझ लिया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत शिकायत है आपकी, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्यूज़ तो आ गए।